हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग जो है एनोड किरणों का अध्ययन करने वाले हैं और हम लोग लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से कैथोड किरणों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा टास्क ये है कि आज हमको एनोड किरणों को बहुत डिटेल में स्टडी करना है ताकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है उन दोनों की डिस्कवरी आप लोगों को समझ में आ जाए, ताकि इस चैप्टर में एक सही शुरुआत के साथ हम आगे बढ़ सकें। तो एक बहुत बड़ी सलाह मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आपने पुराने वाला लेक्चर नहीं देख रखा है, अगर आपने कैथोड किरणों के बारे में नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने ये वाली क्लास अटेंड नहीं की है जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे से कैथोड किरणों को जो है उनको किस प्रकार से खोजा गया ये समझाया था, तो ये वीडियो आपको देख लेना चाहिए। जस्ट इसके पहले वाला एक वीडियो है, उस वीडियो को देखने की सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आज की क्लास आपको बेहतर समझ में आएगी और इस चैप्टर में आप हमारे साथ आ जाओगे। इसके बाद आप डेली लाइव क्लास में आकर के स्टडी कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हिचएवर यू फील कनेक्टेड विद, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप लोगों ने जो चीज कल पढ़ी थी, थोड़ा सा उसी को एडवांस करके हम आज की क्लास पे चलेंगे। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप आज की क्लास में जब अध्ययन करने जाओगे तो आप एनोड किरणों का अध्ययन करोगे। कैथोड किरणों के बारे में जितनी भी विस्तृत जानकारी है वो सारी लास्ट कक्षा में आप तक पहुंच चुकी है। आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि कैथोड किरणें क्या होती हैं। कैथोड किरणों का काम है, कैथोड किरणें होती है इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों के पास गतिज ऊर्जा होती है। कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। कैथोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। कैथोड किरणों से आप एक्सरे बना सकते हो। ये सब चीजें आपने पढ़ी थी। आज बात करेंगे एनोड किरणों के बारे में। ध्यान से देखिए, उसी विसर्जन नली का हुआ क्या कि जब कैथोड किरणों की खोज हो गई ना, तो उसके बाद ट्रेंड को फॉलो करने में लग गए सब लोग। ट्रेंड क्या था? जो एक्सपेरिमेंट का पैटर्न चल रहा था उस समय, उसी एक्सपेरिमेंट में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना। तो उस समय जो एक्सपेरिमेंट्स का ट्रेंड चल रहा था, जो एक्सपेरिमेंट ट्रेंडिंग में थे, वो थे विसर्जन नली से संबंधित प्रयोग। तो विसर्जन नली से संबंधित जितने भी प्रयोग हैं वो उस समय ट्रेंडिंग में थे। परंतु हुआ क्या कि लोगों ने, जब एक बार कैथोड किरणों का एक्सपेरिमेंट हो गया, लोगों ने क्या किया, उसी विसर्जन नली को उठा करके उसके अंदर क्या किया, धमाधम धमाधम चेंजेस किए और चेंजेस करके उन लोगों ने नए नए एक्सपेरिमेंट किए। उसमें से एक एक्सपेरिमेंट में तुक्का लग गया। वो तुक्का क्या था देखना, जो आपकी विसर्जन नली है जो आप लोगों ने कल पढ़ी थी, इस बार उन्होंने उस विसर्जन नली में एक छोटा सा बदलाव किया कि जो वैक्यूम पंप था, निर्वात पंप, उस निर्वात पंप से वैक्यूम सक करके, उन निर्वात पंप से मतलब वैक्यूम क्रिएट करके गैस को उन्होंने, जो सक करते हैं गैस को, खींचते हैं और गैस के दाब को कम करते हैं। तो पहले आपको याद होगा कि कल की क्लास में दाब था 10⁻³ इस बार इन्होंने दाब रखा 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg, इस तरह से। तो पहले जो दाब 10⁻³ था वो थोड़ा सा उन्होंने दाब को हल्का सा बढ़ाया और कितना कर दिया, 10⁻1 कर दिया। अंदर गैस भरी हुई है। इस बार उन्होंने जो कैथोड लिया, पिछली बार उन्होंने एनोड में छेद किए थे, इस बार उन्होंने कैथोड के अंदर छेद कर दिए और इधर आपका एनोड है ही। कैथोड वो जो माइनस से जुड़ा हुआ है, हाई वोल्टेज उतना ही रखा, 10,000 वोल्ट। वोल्टेज के अंदर कोई फर्क नहीं आया। वोल्टेज पहले भी हाई था, वोल्टेज अभी भी हाई है। माइनस, ये प्लस है। अब आगे देखिए और समझिए, वोल्टेज उन्होंने पहले भी हाई रखा था, वोल्टेज अभी भी हाई है, बस गैस के दाब में थोड़ा बहुत फर्क आया और जो कैथोड है वो भी छिद्र युक्त कैथोड ले लिया। अब समझिए क्या हुआ, और यहां पे पीछे उन्होंने अंदर ZnS की परत लगा दी। स्फुरदीप्त पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसके ऊपर अगर कोई आके टकराए तो वो चमकता है, चमकने वाला पदार्थ उन्होंने वहां पे लगा दिया। आगे बढ़े, शुरू से बता रहे हैं बेटा, पुरानी क्लास देखनी चाहिए आपको बस। अब क्या हुआ, ये सब तामझाम करने के बाद में जैसे ही इन्होंने धारा प्रवाहित मतलब वोल्टेज लगाया इन दोनों पॉइंट्स पे, वो क्या देखते हैं कि यहां पर भी चमक उत्पन्न होती है। इस जगह पे यहां पर भी चमक उत्पन्न होती है।
यहां पे भी बलक बलक होता है, चमक आती है। अब सोचने वाली बात है, चमक आई क्यों? अब इसी को समझ लिया ना तो एनोड किरणें आपको अपने आप समझ में आ जाए। क्लियर है? सबसे पहले तो आपको समझाया जाता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप मतलब कौन सा सेटअप था जिसकी सहायता से एक्सपेरिमेंट हुआ, कौन सा सेटअप था जिसकी सहायता से हम लोगों ने जाना कि एनोड और कैथोड किरणें बनी। तो कैथोड किरणें वाला सेटअप कल समझाया था, अभी मैंने आपको एनोड किरणों का सेटअप समझाया। थोड़ा सा अंदर जो गैस भरी हुई है उसके दाब में फर्क है, बाकी कल वाला और आज वाला सेटअप एकदम सेम है। हाँ, कैथोड यहाँ पे छिद्रयुक्त है, जेडएनएस अपन ने इधर लगाया और यहाँ पे अपन को चमक नजर में आई। तो अपन ने प्रायोगिक व्यवस्था और साथ में प्रेक्षण, ये दोनों देख लिए कि प्रायोगिक व्यवस्था और प्रेक्षण क्या क्या थे। ये दोनों चीजें अपन ने एक साथ ही देख ली कि क्या थी प्रायोगिक व्यवस्था और क्या था प्रेक्षण। अब हमें समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। क्लियर? आगे बढ़े। देखो, अब आपको कहानी समझाता हूं मैं अच्छे से। कल क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा था? जगह तो एक ही है, जगह तो एक ही है तो विसर्जन नली। कल क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है? देखो, कल ये हो रहा था कि जब आपने विसर्जन नली के कैथोड और एनोड के ऊपर हाई वोल्टेज लगाया, तो हाई वोल्टेज लगाते ही क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले। जैसे ही आपने कैथोड और एनोड पे हाई वोल्टेज लगाया, हाई वोल्टेज लगाते ही क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले। वो इलेक्ट्रॉन जो थे वो थी कैथोड किरणें। आई बात समझ में? ये इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़े तो इनको मिले गैस के परमाणु। ये इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़े तो इनको मिले रास्ते में गैस के परमाणु, क्योंकि गैस तो भरी हुई थी अंदर, कम दाब पर थी, ज्यादा दाब पर थी, जैसी भी थी गैस तो थी। तो गैस के इनको क्या मिले? गैस के इनको परमाणु मिले। ये जाकर के उन परमाणुओं से टकराने से और यहां पे हाई वोल्टेज होने से इस गैस के परमाणुओं में से भी इलेक्ट्रॉन निकले। अंदर टकरें भी हुई हैं थोड़ी बहुत, और वहां पर इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज भी थी, ये सब कुछ था। तो गैस भी आयनित हो गई। मतलब पता है, ये पाया गया था कि ये जो कैथोड किरणें होती है ना, कैथोड किरणें समझो, कैथोड किरणों का मतलब क्या है? जो किरणें यहां से निकली, इन कैथोड किरणों में आयनन करवाने का गुण होता है। आयनन करवाने का गुण ये पाया गया था, ये मैं आपको कल बताना भूल गया था। ये भी एक चीज है कि कैथोड किरणों के अंदर आयनन करवाने का गुण होता है, ऐसा पाया गया था। आयनन करवाने का गुण का मतलब क्या है? अगर ये किसी से टकराएं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के वहां पर प्लस माइनस क्रिएट कर सकती है, ये इनकी क्षमता है, ये ऐसा हो सकता है यहां पर। तो जैसे ही जाकर के टकराती गैस के परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो गैस का परमाणु कैसे हो गए? पॉजिटिव हो गए। तो जब गैस के परमाणु पॉजिटिव हो गए तो यहां पे इस प्रकार पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हुआ, और जैसे ही पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हुआ वैसे ही वो प्लस जो है उसने उल्टी दिशा में जाना शुरू कर दिया, और वो प्लस जब उल्टी दिशा में गया तो वो यहां पहुंचा, और इसीलिए यहां पर जो जेडएनएस आपने लगा रखा था उस जेडएनएस के अंदर उसने क्या उत्पन्न करी? चमक उत्पन्न करी। और इन आयनों को, ये जो प्लस आयन है ये कौन है? ये गैस के आयन है, ये गैस के आयन है। तो ये जो प्लस इधर गए, इन्हीं प्लस को हमने एनोड किरणों का नाम दिया। इन्हीं प्लस को अपन ने एनोड किरणों का नाम दिया। मतलब ये वो किरणें थी जो प्लस से आती हुई दिख रही थी, तो इनको हमने एनोड किरणों का नाम दिया। अब आप मुझे इस बात का जवाब दोगे अभी कि कैथोड किरणों में और एनोड किरणों में सबसे भारी फर्क क्या है? तो जब अपन कैथोड किरणें और एनोड किरणों को देखते हैं तो उनमें सबसे भारी भरकम फर्क, उनके अंदर सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? कि एनोड किरणें जो हैं वो गैस के आयन हैं जो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे थे, और जो कैथोड किरणें हैं
वो इलेक्ट्रॉन थी जो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे थे। बहुत से बच्चों को यह कंफ्यूजन रहता है कि एनोड किरणों का मतलब प्रोटॉन है और कैथोड किरणों का मतलब इलेक्ट्रॉन है। उस कंफ्यूजन को दूर कर लो। कैथोड किरणों का मतलब तो इलेक्ट्रॉन होता है, परंतु एनोड किरणों का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। एनोड किरणों का मतलब है गैस के आयन जो यहां उत्पन्न होकर के जा रहे हैं। हालांकि वो प्लस हैं, परंतु वो प्रोटॉन नहीं है, वो गैस के आयन हैं जो इस तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप कमेंट करो कि आपको यह बात समझ में आ गई है कि कैथोड किरणों का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहे थे, और एनोड किरणों का मतलब है गैस के आयन, जो भी गैस अंदर भरी हुई थी उस गैस के आयन जो प्लस बने हैं, जो कैथोड किरणों से आयनित हुए हैं, उनकी यहां पर बात चल रही है। बताइए, क्लियर हुआ? कोई समस्या किसी भी प्रकार की? किसी भी प्रकार की कोई समस्या है? बताओ, कोई डाउट, कोई समस्या? यहां तक कमेंट करके बता दो। इसके बाद अगर कोई डाउट वगैरह रहेगा तो क्लियर करते हैं, नहीं तो फिर हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए और कुछ समझाना शुरू करते हैं आपको एनोड किरणों के बारे में। यहां तक एकदम मक्खन है ना? बढ़िया, समझ में आ गया है ना? ठीक है, बस यही बात याद रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले थे, उन इलेक्ट्रॉन जो आपकी कैथोड किरणें थी, कैथोड किरणों के पास आयनन करवाने का गुण होता है। कैथोड किरणों के पास एक गुण होता है कि वो जिससे जाके टकराए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो जो गैस के आयनों से टकराई उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन तो आगे रवाना हो गए, और प्रोटॉन जो थे, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं, जो गैस के आयन थे वो पीछे की तरफ आ गए। तो वो जो गैस के आयन थे वही आपके क्या है, एनोड किरणें, और इन्हीं को हमने एनोड किरणों के नाम से जाना। कोई भी गैस हो सकता है, हाइड्रोजन भर लो, हीलियम भर लो, ऑक्सीजन भर लो, जो मन में आए वो गैस भर सकते हो आप। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अब एक बात को समझने की कोशिश करना, बहुत से पॉइंट्स हैं बेटा यहाँ पे। लोगों को लगता है कि ये टॉपिक इतना आसान है कि बस एक दिन में पढ़ा के खत्म कर दो और फिर आगे बढ़ जाओ और परमाणु मॉडल पढ़ाना शुरू कर दो। नहीं, ये टॉपिक बहुत अच्छा है और इसको समझने जाएंगे तो काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर। कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो कैथोड किरणें थी। कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो कैथोड किरणें थी। एनोड से गैस के आयन जो इस तरफ आ रहे हैं, ये गैस के आयन है ना, ये गैस के आयन है जो इस तरफ आ रहे हैं, वो आपके क्या थे, एनोड किरणें थी, गैस के आयन। अब हमने क्या किया था पहले समझना। अब हमने पहले क्या किया था, हमने यहां पे अंदर गैस को बदला, गैस को बदला, कैथोड का जो इलेक्ट्रोड है उसको बदला। अंदर गैस को बदलने पे, कैथोड के इलेक्ट्रोड को बदलने पे कैथोड किरणों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों नहीं पड़ रहा था कोई फर्क? क्योंकि कैथोड किरणें थी इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन सब में सेम ही होते हैं। परंतु हमने क्या नोटिस किया कि जब हम यहां पे गैस को बदलते हैं तो इन किरणों के ऊपर फर्क पड़ता है, मतलब एनोड किरणों के ऊपर फर्क पड़ता है। हमें गैस को बदलने पर अलग अलग प्रकार की एनोड किरणें प्राप्त होती हैं, जबकि कैथोड किरणों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कैथोड किरणें हर बार वही थी। रीजन क्या है? वही रीजन है जो आपने अभी समझा है कि कैथोड किरणें तो इलेक्ट्रॉन थी और इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, इसलिए वहां कोई फर्क नहीं था। जबकि एनोड किरणें क्या है, आपके इलेक्ट्रॉनों ने जाकर के जो भी गैस थी, मान लो यहां पे हाइड्रोजन गैस थी, तो हाइड्रोजन गैस में से इलेक्ट्रॉन निकाला। जैसे मान लो यहां पे हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकाला और फिर जो H+ बना वो इस तरफ भाग रहा था। ये एनोड किरणें थी अगर आप हाइड्रोजन लोगे तो। अगर आपने मान लो हीलियम लिया, तो आपके इलेक्ट्रॉनों ने जाकर के, इन किरणों ने जाकर के हीलियम के ऊपर टक्कर की, तो हीलियम के ऊपर टक्कर की तो हीलियम का जो प्लस बना वो इस तरफ जा रहा है। ये एनोड किरणों का रूप लेगा। मान लो आपके पास नाइट्रोजन गैस है, तो जो नाइट्रोजन का माइनस बना वो इधर जाकर के एनोड किरणों के रूप में आ रहा है। मतलब जो गैस आपने, ये मैंने एग्जांपल लिया है, इसको इतना सीरियसली मत लेना। मोटी बात यह है कि आपने जो भी गैस ली है उस गैस का आयन बनेगा और वो एनोड किरणों के रूप में पहचाना जाएगा, बताया जाएगा। इसलिए गैस को बदलने पर एनोड किरणों में फर्क पड़ रहा था। पक्की बात? पक्का समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब साइंटिस्ट लोग बहुत शाणे होते हैं, उन्होंने कहा यहां पे अपन अलग अलग गैस लेंगे, अलग अलग गैस लेंगे तो अलग अलग गुण आएगा।
क्योंकि एनोड किरणों की बात चल रही है। कैथोड किरणों में तो सब कुछ सेम रहता है, क्योंकि कैथोड किरणें तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ही है, परंतु एथोड लिख दिया, बताओ एनोड किरणें। परंतु जो एनोड किरणें हैं वो गैस के आयन है, तो उन्होंने अलग अलग गैसों के साथ में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अलग अलग गैसों के साथ में एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, है ना। उन्होंने अलग अलग गैसों के साथ में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अलग अलग गैसों के साथ में एक्सपेरिमेंट करने से पता है क्या हुआ, उन्होंने ये पाया कि अलग अलग गैसों के साथ एक्सपेरिमेंट करने से अलग अलग प्रकार के गुण जो है वो प्राप्त होते हैं। अब उन्होंने ये नोटिस किया कि जब उन्होंने हाइड्रोजन को लिया तो सबसे हल्का प्रतीत हुआ। ऐसा क्यों, अपन जानते हैं, अब आप लोग थोड़े पढ़े लिखे हो ना, आप जानते हो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। सोचो समझो, अगर हाइड्रोजन गैस को लेते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु होगा। अब हाइड्रोजन के परमाणु के अंदर तो एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ध्यान सुनना, बहुत मजा आएगा। मान लो आपने यहां पे हाइड्रोजन को लिया था, तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन था। कैथोड किरणें जो आई, उन्होंने हाइड्रोजन से टकराई, हाइड्रोजन को आयनित किया, उसके अंदर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन जो था उसको भी बाहर निकाल दिया और क्या बन गया, H+ बन गया। मतलब हाइड्रोजन के अंदर से अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो केवल क्या बचता है, केवल एक प्रोटॉन ही बचता है। मतलब H+ का चलना और एक प्रोटॉन का चलना एक जैसा ही होता है। H+ का चलना और एक प्रोटॉन का चलना एक जैसा ही होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो होते ही नहीं है। अगर अपन थोड़ा आगे की बात को समझें तो हाइड्रोजन के पास में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो होते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर हाइड्रोजन के पास से आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, इसका मतलब अब जो बचा है वो केवल और केवल प्रोटॉन ही है। तो अब जो चल रहा है, जो आगे की तरफ जा रहा है, वो सिर्फ एक प्रोटॉन है जो ऐसे आगे बढ़ रहा है। बाकी एनोड किरणों के अंदर भी वो सारे गुण थे जो कैथोड किरणों के पास थे। अभी आप जब थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक काफी कुछ समझ लिया होगा आपने। अब अपन को थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान देना चाहिए, ताकि थ्योरी को पढ़ने के बाद और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपके आंखों के सामने आएंगी। इलेक्ट्रॉन की खोज हम लोगों ने पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम प्रोटॉन की खोज पे चलते हैं और उसके लिए बात करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की बात हो रही है। आज की क्लास में मैं केवल प्रोटॉन की खोज समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। हम जानते हैं कि एक परमाणु उदासीन होता है। विसर्जन, उदासीन का मतलब समझते हो आप लोगों को, ये तो पता होगा कि किसी भी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आगे की बात है, वो अपन जानते हैं ये बात। विसर्जन नलिका में गैसों के परमाणुओं से ऋणावेशित कणों का उत्सर्जन इस तथ्य को बताता है कि कोई ना कोई धनावेशित कण भी वहां पे होना चाहिए। भाई नेगेटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए। सन 1886 बोलेंगे ना इसको, 1886 में वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में थोड़ा सा परिवर्तन किया। एक तो गैस के दाब में और दूसरा छिद्रित कैथोड का प्रयोग किया और उससे खोज हो गई आपके प्रोटॉन की। आगे पढ़िए। जब इस विसर्जन नलिका में प्रयोग करने पर दाब कम करने पर एक नई प्रकार की प्रतिदीप्तशील किरणें प्रेक्षित हुई जो कैथोड के छिद्रों से गुजर रही थी। इसकी गति कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में थी। मतलब जिस तरफ आपको पता है एनोड किरणें जो हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरफ जा रहे थे और जो प्लस थे वो इस तरफ आ रहे थे। ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी थी, एनोड से आ रही थी, इसलिए इनका नाम धन किरणें या एनोड किरणें, या फिर ये गुफा की तरह गुफा में से निकल के जा रही थी, इसलिए इनको अपन ने कैनाल किरणों का नाम दे दिया। एनोड किरणों की उपस्थिति एनोड से नहीं अपितु एनोड व कैथोड के बीच रिक्त स्थान से होती है। यह बहुत बड़ी बात बोली गई है, ध्यान से सुनो। आपके पास कैथोड था और आपके पास एनोड था। होता क्या है, कैथोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिनको हम कैथोड किरणें बोलते हैं। तो कैथोड किरणें कहां से उत्पन्न हो रही हैं, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तब उत्पन्न हो रही है। एनोड किरणों के बारे में बात करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाकर के गैस के परमाणु से टकरा रहे हैं या गैस के परमाणु को आयनित कर रहे हैं। तो जब गैस के परमाणु रास्ते में आयनित हो गए हैं, तो गैस के परमाणु जब रास्ते में आयनित हो रहे हैं
तो गैस के परमाणुओं के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने से प्लस बन रहा है, वो प्लस इस तरफ जा रहा है उल्टी तरफ, और वही प्लस जो है एनोड किरणें हैं। तो कैथोड किरणों का जन्म तो कैथोड से हो रहा है, परंतु एनोड किरणों का जन्म एनोड से नहीं हो रहा, एनोड और कैथोड के बीच में हो रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। आई बात समझ में? आगे बढ़े। जब इस विसर्जन नली का प्रयोग किए तो दाब कम करना चाहिए, तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट, एनोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती हैं, किंतु ये विक्षेपण कैथोड किरणों के विक्षेपण के विपरीत दिशा में होता है। अरे बहुत सिंपल बात है, ये तो हम ऐसे ही समझ जाएंगे, इसके लिए हमें कोई बहुत बड़ी चीज बताने की जरूरत नहीं। ये कैथोड है, ये एनोड है, खुद दिमाग लगाओ, एक ही बात में समझ में आएगा। जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन आपकी कैथोड किरणें हैं, सही बात है। यहां पे जो गैस के परमाणु हैं, ये जो गैस के परमाणु हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन जाके टकरा रहे हैं तो ये गैस के परमाणु जो प्लस बन रहे हैं, ये प्लस बन के इस तरफ जा रहे हैं, और यही आपके क्या है, एनोड किरणें हैं जो एनोड से आती हुई लग रही हैं। अब अगर आपने यहां पे विद्युत क्षेत्र लगाया, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, अगर आपने ऐसे विद्युत क्षेत्र लगाया जो मैंने कल बताया था, तो इस प्लस की तरफ कौन सी किरणें भागेंगी, ये वाली, क्योंकि ये जो कैथोड किरणें वो नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ भागेंगी। और ये जो एनोड किरणें हैं जो गैस के आयन हैं, क्योंकि वो प्लस हैं तो वो माइनस की तरफ भागेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि एनोड किरणें जो हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती हैं, परंतु इनका जो विक्षेपण है वो कैथोड किरणों के विक्षेपण के विपरीत दिशा में होता है। कैथोड किरणें इस तरफ विक्षेपित हो रही हैं क्योंकि कैथोड किरणें नेगेटिव हैं, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगी, परंतु जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो एनोड किरणें नीचे जाएंगे नेगेटिव की तरफ, और कैथोड किरणें ऊपर जाएंगी। तो दोनों का जो विक्षेपण है, एक का ऊपर है तो दोनों का विक्षेपण अलग दिशा में होगा। ये अगर ऊपर जाएगी तो वो वाली नीचे जाएगी, अगर ये ऊपर जाएगी तो वो वाली नीचे जाएगी, इस तरह से। आया बात समझ में? आई। नेक्स्ट पॉइंट, एनोड किरणों के अवयवी कण पर धन आवेश का मान विसर्जन नली में भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपने विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस ली होगी तो आपको H+ एनोड किरणों के रूप में मिलेगा। अगर आपने हीलियम लिया होगा तो हीलियम का जो प्लस है वो आपको एनोड किरणों के रूप में मिलेगा। तो जो भी गैस आप विसर्जन नली में भरोगे, उस गैस का जो आयन है वही आपको एनोड किरणों के रूप में प्राप्त होगा। जबकि कैथोड किरणों में ऐसा नहीं होता। कैथोड किरणों के अंदर कौन सी गैस भर रखी है अपन ने विसर्जन नली में, इससे किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो सिंपल इलेक्ट्रॉन ही होता है। हालांकि ये पाया गया कि इसका आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश का बहुगुणक है, परंतु धनात्मक चिन्ह वाला होता है। अतः एनोड किरणों के अवयवी कणों में 2-3 इकाई धनावेश हो सकते हैं, जो गैसीय परमाणु से निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। कहने का मतलब यही है, जैसे हीलियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो हीलियम के ऊपर कितना आवेश आ जाएगा, +2 आवेश आ जाएगा। मान लेते हैं आपके पास हाइड्रोजन गैस थी, तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उसके पास कितना प्लस आएगा, 1 प्लस आएगा। तो वही बात है कि कितना धनावेश है वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। हीलियम जैसे परमाणु जो है वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो उनके ऊपर 2 प्लस आ जाएगा। हाइड्रोजन जैसे तत्व जो है वो अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो उनके अंदर से 1 प्लस आ जाएगा। सीधी सी बात है। आगे बढ़े। E/m का मान तो अलग अलग आएगा, सीधी सी बात है। E/m का मान तो अलग अलग आएगा। क्यों अलग अलग आएगा? क्योंकि अलग अलग गैसें लोगे तो उसके हिसाब से अलग अलग E/m का मान देखने को मिलेगा। परंतु हाँ, अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन सबसे हल्का होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। वो एक इलेक्ट्रॉन भी आपने बाहर निकाल दिया तो H+ के अंदर केवल और केवल एक प्रोटॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक प्रोटॉन को ढूंढना है, अगर आपको एक प्रोटॉन के बारे में पता लगाना है, तो बेस्ट है कि आप H+ के बारे में बात करो। क्योंकि देखो, E/m का मान विसर्जन नली में भरी गैस पर निर्भर करता है।
जबकि कैथोड किरणों में नहीं कर रहा था। जब नलिका में हाइड्रोजन गैस बढ़ते हैं तो इसका मान जो है वो आपको इस प्रकार प्राप्त होता है 9.5 इंटू 10⁴। ये पूर्वानुमान था, ये पूर्वानुमान था कि हाइड्रोजन सबसे हल्का है। देखो E/m का मान सबसे ज्यादा प्राप्त हो रहा है हाइड्रोजन के लिए। अगर E/m का मान सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन के लिए, इसका मतलब m का मान सबसे कम है हाइड्रोजन के लिए। अब ये बात भी काफी बच्चों को समझ में नहीं आती है, मैं बताता हूं। मुझे बताओ 1/2, 1/5 और 1/10 में सबसे बड़ी राशि कौन सी है? तो 1/2 आता है 0.5, 1/5 आता है 0.2 और 1/10 आता है 0.1। इसका मतलब समझ रहे हो? आपको पता है 0.5 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 0.2 है और 0.2 से छोटा जो है आपका 0.1 है। तो इसका मतलब ये बात समझ में आई कि नीचे वाली संख्या जितनी छोटी होगी भिन्न में लास्ट संख्या उतनी बड़ी आएगी। नीचे वाली संख्या जैसे जैसे बड़ी होती आएगी भिन्न छोटा होता जाएगा, नीचे वाली संख्या जैसे जैसे बड़ी होती आएगी भिन्न छोटा होता जाएगा। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि x/y का जो मान है वो ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब जो y है उसका मान बहुत ही कम है। तो छोटी संख्या से भाग लगाओगे तो भिन्न जो है वो बड़ा आएगा। तो वही बात है हाइड्रोजन के लिए पाया गया था, हाइड्रोजन के लिए पाया गया था कि E/m का जो मान है वो सबसे ज्यादा होता है। तो अगर E/m का मान हाइड्रोजन के लिए सबसे ज्यादा है तो m का मान सबसे कम होगा, हाइड्रोजन सबसे हल्का है। इस पर धनावेश। और एक और बात, फिर और एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बात समझ में आई कि हाइड्रोजन के ऊपर जो आवेश है, H+ के ऊपर जो आवेश है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब ये बात समझ में आ गई कि इसके ऊपर जो आवेश है वो उतना ही है जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। मतलब यहां से ये बात समझ में आई लोगों को कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश है वो बराबर होता है। जितना आवेश इलेक्ट्रॉन के ऊपर है उतना ही आवेश प्रोटॉन के ऊपर होता है। आई बात समझ में? तो उसके बाद हाइड्रोजन के लिए भी जैसे मैंने अपन ने कल किया था ना कि इलेक्ट्रॉन के लिए E का मान अलग पता था हमको, E/m का मान पता था, फिर हमने m का मान निकाला था। जैसे कल की क्लास में अपन ने इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान निकाला था, वैसे ही इन लोगों ने प्रोटॉन के लिए H+ के लिए E और E/m के मान की सहायता से स्मॉल m का मान निकाल लिया और वो निकल के आया 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना निकल के आया था? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब एक मजेदार बात मैं आपको बता देता हूं जो आपको हमेशा के लिए जीवन में याद रखनी है, कभी नहीं भूलनी है, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों का, आपके कमेंट्स में यहां देखता रहता हूं। और ये बच्चा पूछा 12th का टाइम टेबल बता दीजिए। 9 बजे 12th की क्लास शुरू हो जाती है, 9 से 11, और 11 के बाद 11 चलती है। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31। प्रोटॉन का द्रव्यमान निकल करके आया 1.67 इंटू 10⁻24। तो एक बात याद कर लो अच्छे से कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19। बस फर्क ये होता है कि प्रोटॉन का प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है। राइट, इस बात को लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है Q वो कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जो प्रोटॉन का आवेश है वो कितना है? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना है? आपने अभी अभी देखा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम।
अब एक बात याद रख पाओगे, एक बात याद रख लोगे जो मैं बताऊंगा आपको, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश तो बराबर है, जितना आवेश प्रोटॉन का है उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन का है, बस फर्क यह है कि प्रोटॉन का प्लस में है और इलेक्ट्रॉन का माइनस में, यही फर्क है, बाकी दोनों का जो आवेश है वो बराबर है। ये बात तो आप समझ गए। द्रव्यमान की कंपैरिजन करते हैं कि कौन इनमें से भारी है, तो आपको एक बात बताता हूं, बहुत ध्यान से याद रखना, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 1837 गुना होता है। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, इस बात को आप भूल नहीं सकते हो किसी भी हालत में, कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है उसका 1837 गुना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। जैसे मान लो किसी बंदे का वजन है 120 किलो और किसी का वजन है 60 किलो, तो पहले वाले का दूसरे वाले का दुगना है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। ये बात समझ में आ गई सबके? और कितना गुना होता है? 1837 गुना होता है, याद रहेगा। सही है। तो ऐसे जाकर के धीरे धीरे एनोड किरणों, अपन ने एनोड किरणों के बारे में जाना। एनोड किरणें गैसीय परमाणु थे, फिर गैसीय परमाणु में सबसे हल्का परमाणु हमने ढूंढा हाइड्रोजन, और इतने मजे की बात, हाइड्रोजन को ढूंढने के बाद दिक्कत ही समाप्त हो गई, क्योंकि H+ जो है वो अपने आप में प्रोटॉन ही होता है। तो H+ के बारे में जो भी चीजें हैं वो चीजें एग्जैक्टली किसके बराबर है? प्रोटॉन के बराबर है। ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे प्रोटॉन तक पहुंचे, और फिर प्रोटॉन के बारे में जो बात की वो गोल्डस्टीन ने करी थी। तो इस तरह से फाइनली हमें समझ में आया कि दो अवपरमाणु कण, मतलब परमाणु जिन चीजों से मिलकर बना है, परमाणु जिन कणों से मिलकर बना है उसको बोलते हैं अवपरमाणु कण। तो दो अवपरमाणु कणों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। पहला अवपरमाणु कण था इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में आपने कल बहुत विस्तार में पढ़ा था। दूसरा था प्रोटॉन, जिसके बारे में आज आपने बहुत विस्तार में पढ़ लिया है। अब अगला जो स्टेप है, देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, फिर प्रोटॉन की खोज हो गई, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, उसके बाद मॉडल बनना शुरू हो गए। मॉडल का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु का एक हिस्सा है, ये तो समझ में आ गया। परंतु ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां रहते हैं परमाणु में, इसके बारे में बात होना शुरू हुई, और फिर निकल करके आया सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। और सर जे थॉमसन के परमाणु मॉडल से अगली कक्षा में कहानी आगे बढ़ेगी। अभी इस क्लास में आपने एनोड किरणों के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ लिया। जिस प्रकार कैथोड किरणें थी उसी प्रकार एनोड किरणें थी। अब और कोई पॉइंट बचा है तो वो देख लेते हैं। ये देखो, ये जो मान है हाइड्रोजन परमाणु के मान के तुल्य है, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु के जो धनावेशित कण का आवेश है वो इतना है, द्रव्यमान इतना है, और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना है। इसका मतलब ये सबसे हल्का कण प्रोटॉन कहलाता है, जो हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर बनता है। अतः प्रोटॉन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया कि यह परमाणु का एक ऐसा मूलभूत कण है, मतलब परमाणु के अंदर प्रोटॉन मिलेंगे ही मिलेंगे, कि उसका धनावेश 1.6 × 10⁻⁻19 है, और उसका द्रव्यमान 1.6 × 10⁻⁻24 है, जो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु जो है उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। और एक्चुअल में यही बात है कि हाइड्रोजन नहीं होता तो प्रोटॉन की खोज होना मुश्किल हो जाता, क्योंकि हाइड्रोजन ही है जिसने एक्चुअल में हमें प्रोटॉन तक पहुंचाया। हाँ, ये 12th फिजिक्स के अंदर में मिलेगा आपको। फिर आता है यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि धनात्मक आवेशित कण का जो द्रव्यमान है उसका एक मात्रक है जो विसर्जन नलिका में केवल हाइड्रोजन गैस भरी हो। अगर आप किसी और गैस को भर दोगे तो फिर द्रव्यमान ज्यादा आएगा, क्योंकि हो सकता है किसी गैस में 2 प्रोटॉन हो, 3 प्रोटॉन हो, 4 प्रोटॉन हो, 5 प्रोटॉन हो, 6 प्रोटॉन हो, 7 प्रोटॉन हो। तो अगर किसी गैस में 2 प्रोटॉन हुए तो उसका द्रव्यमान होगा 2 × 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। अगर किसी में 3 प्रोटॉन हो तो उसका द्रव्यमान आएगा 3, समझ रहे हो बात को, 3 × 1.67 × 10⁻⁻24। किसी में 4 प्रोटॉन हो किसी गैस में तो उसका द्रव्यमान आएगा 4 × 1.67 × 10⁻⁻24। हाँ, ये बात सही है
कि इसका पूर्ण गुणज ही होगा। तो अन्य गैसों के लिए जो द्रव्यमान है वो इस मान का पूर्ण संख्या पाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन सभी परमाणुओं के अंदर होता है और प्रोटॉन सभी परमाणुओं का मूलभूत कण है। ये बात आपके समझ आई? समझ आई बात? टॉपिक एकदम मकान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज के बाद आपसे कोई पूछे एनोड किरणें क्या है, कैथोड किरणें क्या है, समझा दोगे उसको? कोई भी कभी भी आपसे सवाल करेगा कि एनोड किरणें क्या होती हैं, कैथोड किरणें क्या होती हैं, इनके बारे में बताओ, तो क्लियर कर पाओगे? सब बच्चे समझा दोगे? कोई भी आपसे पूछेगा कि एनोड किरणें और कैथोड किरणें क्या होती हैं, तो आप, मुझे यकीन है कि आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे कि हाँ भाई कैथोड किरणें और एनोड किरणों में क्या कनेक्शन है और दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या समानताएं हैं, वो सब। पक्का? ठीक है। सबसे छोटा और हल्का कण धनायन हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ, उसे प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन की खोज के बाद में परमाणु में एक विद्युत उदासीन कण की आवश्यकता थी। फिर आगे बढ़ेंगे तो न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर के बाद हुई थी और न्यूट्रॉन की खोज को एक अलग टॉपिक में लिया जाएगा। आज हम न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हमने केवल और केवल एनोड किरणों के बारे में बात की है बहुत अच्छे से, और उम्मीद करता हूं कि एनोड किरणों के बारे में जो भी जानकारी थी वो आपको समझ में आ गई है। न्यूट्रॉन की खोज अभी अपन ने नहीं पढ़ी है, केवल प्रोटॉन की पढ़ी है। इसके बाद हम लोग न्यूट्रॉन की खोज समय आने पर अच्छे से पढ़ेंगे। आज की क्लास का मेन उद्देश्य था कि आप ये समझ जाओ कि किस प्रकार विसर्जन नली के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज की गई थी। सही है? ये चीज आपके अच्छे समझ में आ जाए कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे ये हुआ था कि जब इधर से इलेक्ट्रॉन निकले तो वो इलेक्ट्रॉन आपकी कैथोड किरणें थी। उन्होंने जाकर के यहाँ गैस के जो परमाणु भरे हुए थे उन गैस के परमाणुओं को आयनित कर दिया। जैसे ही वो गैस के परमाणु आयनित हुए, वो आयनित होकर के इस तरफ भागे, और जैसे ही वो इस तरफ भागे तो इन गैस के आयनों से एनोड किरणों का निर्माण हुआ, और इन गैस के आयनों को ही हमने एनोड किरणें कहा। क्लियर? और उन्होंने यहां पर जाकर के रोशनी उत्पन्न की थी। ठीक है दिग्पाल जी, ऋषभ, टेस्ट आपका कल नहीं है, कल मैथ्स का टेस्ट होगा। कल और परसों आपके पास ऑफ रहेगा। आपको सिंपल सा समय दिया जा रहा है, आपको ये दोनों वीडियो देख के रिवाइज करके रख लेते हैं। कोई बच्चा अगर नया क्लास में ज्वाइन होना चाहता है, बहुत सही समय है, इन 2 दिनों में अपना बैकलैग कंप्लीट करो। किसी का कोई भी बैकलैग है तो वो कंप्लीट कर लो, ताकि मंडे से लाइव क्लास के अंदर आकर ही आप पढ़ाई कर सको अच्छे से साथ साथ। क्लियर है? तो जिस किसी का जो भी बैकलैग है वो बैकलैग आप क्लियर करके रख लीजिए। और अगले सैटरडे आपका टेस्ट होगा, जितना भी पढ़ा दिया है उतने का। इस सैटरडे टेस्ट नहीं है, अभी आपको अपना बैकलैग वगैरह क्लियर करके रखना है, ताकि कोई भी समस्या आपको नहीं हो। बताओ, और कोई दिक्कत किसी को नहीं है? पक्का? तो एनोड किरणें कैथोड किरणें संपन्न होती हैं। अगली कक्षा में हम थॉमसन के परमाणु मॉडल से आगे बढ़ेंगे और बीच में कहीं न्यूट्रॉन की खोज आएगी। जैसे ही टॉपिक आएगा आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो इसी के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आपको क्लास में मजा आ रहा है और आप लोग 11वीं क्लास को सीरियसली ले रहे हो। मैं ये मान रहा हूँ कि आप 11वीं क्लास में आपने साइंस अपने पैशन से ली है, और आप साइंस इसलिए ले हो ताकि आपको अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बनना है, या फिर साइंस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है। ये मानते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को एक एक चीज को अच्छे से पढ़ना है। आपको इस चैनल पे जो भी चीज मिलेगी वो डेप्थ में मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कंसेप्ट समझना पड़ेगा। रटवाते हम है नहीं, इसी रीजन से यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है। मिलते हैं अगली क्लास में। बैच ज्वाइन नहीं किया है, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, कॉल करिए, बैच ज्वाइन कीजिए, ताकि आप भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें, रेगुलरली पढ़ाई कर सकें। बाय बाय, जय हिंद।